हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे और आज से आपका खिलजी वंश जो है प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश तक की चर्चा कर ली थी। गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज से जो हम लोगों का लेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश पर आधारित होगा। ठीक है। खिलजी राजवंश जो कि जलालुद्दीन खिलजी या जिसका नाम मिलता है फ़िरोज़ मलिक। ठीक है। प्रारंभिक जो इसका नाम था फ़िरोज़ मलिक इसका नाम था और ये जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा था और इसी ने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है। तो खिलजी वंश जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके वंश में जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये दो प्रमुख शासक हुए हैं, महान शासक इस वंश के। ठीक है। तो इसलिए दोनों शासकों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो खिलजी वंश की स्थापना हुई इसको इतिहासकारों ने क्रांति की संज्ञा दी है कि खिलजी क्रांति हुई। विभिन्न इतिहासकारों, चाहे वो मोहम्मद हबीब रहे हों, इरफान हबीब जो आधुनिक इतिहासकार हैं, इन लोगों ने इसको क्रांति की संज्ञा दी। क्रांति की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि बहुत बड़ा चेंजमेंट जो है इस वंश की स्थापना से हुआ था। पहला चीज, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जो खिलजी वंश है वो अफ़गानी थे और उनका तुर्क से कोई संबंध नहीं था। लेकिन बाद के दिनों से पता चलता है कि ये खिलजी जो है तुर्क थे। ठीक है। लेकिन तुर्कों की 64 जातियाँ थीं, उन्हीं 64 जातियों में से एक थे खिलजी। ठीक है। जिनमें से खिलजियों ने आ करके अफ़गानिस्तान में अपना इन्होंने बस गए थे। तो अफ़गानिस्तान में इनका एक गढ़ था, कबीला था। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का ये मानना था, उस समय की जो दिल्ली की जनता थी, जब ये गद्दी पर बैठा तो उस समय दिल्ली की जनता भी यही समझ जानती थी कि ये अफ़गानी है, तुर्क नहीं है। और इसी लिए जलालुद्दीन खिलजी जब अपना राज्याभिषेक कराता है तो काफ़ी दिन तक दिल्ली नहीं जाता है। 1 साल के उपरांत जब फ़खरुद्दीन और दिल्ली की जनता उसको आमंत्रित करती है तब वो दिल्ली में जा कर के रहना प्रारंभ करता है। ठीक है। तो चूँकि जनता का कुछ ना कुछ उस समय सत्ता में काफ़ी जोर रहता था। ठीक है। तो इस वजह से ही वो जा नहीं पाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सत्ता होती थी वो शक्ति के बल पर ही प्राप्त की जाती थी। दूसरी बात कि अभी तक जो जाति श्रेष्ठता का चला आ रहा था सिस्टम, हम लोगों ने देखा था बलबन के समय कि जाति श्रेष्ठता को बड़ी वैल्यू दी जाती थी। बलबन खुद कहता था कि मैं जब किसी दूसरे नीचे तबके के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। ठीक है ना। इस तरह के वक्तव्य हम लोगों ने बलबन के समय देखे थे। तो और बलबन के समय देखे थे। तो इस वजह से दूसरा, उनको इस समय तुर्की भी नहीं माना जाता था और ये तुर्कों में तुर्क थे भी तो उच्च श्रेणी के तुर्कों में इनकी गिनती नहीं होती थी। तो सबसे पहली बात तो इस वंश की स्थापना से राज्य जो उच्च जातीयता का सिद्धांत था उस पर आघात किया गया। पहला पॉइंट आप लोग ये समझना कि जो उच्चता का सिद्धांत था वो इन लोगों ने खारिज कर दिया। दूसरी बात कि खलीफा की स्वीकृति पर भी आधारित नहीं था। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि खलीफा की स्वीकृति पर भी आधारित नहीं था। इस वंश में जो शासक हुए उन लोगों ने खलीफा से स्वीकृति लेने का कोई प्रयास नहीं किया।
भले ही उन लोगों ने सिक्कों में खुतबों में नाम चलवाए रखा, और लेकिन अगर बात करें मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी होता है, उसने तो खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया और ये कह दिया कि मैं ही खलीफा हूँ, दूसरा कोई खलीफा है ही नहीं। तो इस वजह से ये भी माना जाता है कि खलीफा को अस्वीकृत करना भी एक नया बहुत बड़ा चेंजमेंट था दिल्ली सल्तनत की सत्ता में, तो जिसकी वजह से इसको क्रांति कहा जा सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ एक चेंजमेंट ये भी आया कि निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, की स्थापना भी की जाती है किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि अभी तक क्या था कि कुछ ना कुछ दरबारियों का, खलीफा का, इन लोगों का एक भय होता था राजा के अंदर। भले ही बलबन ने काफ़ी कुछ निरंकुश करने का प्रयास किया था, लेकिन खिलजी वंश के समय खलीफा को मान्यता न देना, ठीक है, उच्च जाति वर्ग को श्रेष्ठता को न मानना, तो इस वजह से जो निरंकुश राजतंत्र है वो खिलजी वंश के समय का में प्रारंभ माना जाता है। और इन्हीं सभी विशेष लक्षणों की वजह से ही, ठीक है, इन्हीं सभी विशेष लक्षणों की वजह से ही इसको क्या कहा गया? खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को खिलजी क्रांति इसका क्यों क्यों कहा गया? एक बार शॉर्ट में फिर से, खिलजी क्रांति इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो गुलाम वंश और खिलजी वंश की जब हम विशेषताओं को देखते हैं तो एक काफ़ी बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला जो उच्च श्रेष्ठता या जाति श्रेष्ठता की बात थी, तो खिलजी वंश तुर्कों की उच्च श्रेष्ठ जाति से नहीं थे, ठीक है। दूसरा, उस समय की जनता तो उनको अफगान ही समझती थी, तुर्क भी नहीं समझती थी, तो इनके समय जाति श्रेष्ठता या उच्च श्रेष्ठता को के आधार को ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही साथ इनके शासनकाल के दौरान जो पदों पर नियुक्तियां हैं वो भी योग्यता के आधार पर की जाने लगी, ना कि जातीयता के आधार पर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंजमेंट था। और दूसरा चेंजमेंट हमको देखने को मिलता है कि खलीफा के द्वारा इनको क्या किया गया कि खलीफा की स्वीकृति लेना अभी तक शासकों के द्वारा जारी रखी जाती थी, जिसमें से खासकर बात करते हैं तो सभी ने खुतबे में नाम लिखवाया और सिक्कों पर इनका नाम अंकित करवाया, लेकिन ये चीज़ें जारी रखी जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन मुबारक खिलजी ने तो खुद को ही खलीफा घोषित करके खलीफा की सर्वोच्चता की मान्यता को भी रद्द करने का प्रयास किया। तो इन सारी महत्वपूर्ण बातों की वजह से इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस वंश का जो पूरा कार्यकाल था वो था 1290 से 1320 ईस्वी। ठीक है, दूसरा, दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे, जिसका शासन था 1296 से 1316, सबसे प्रसिद्ध एवं योग्य शासक साबित हुआ था। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं सबसे पहले खिलजी वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। ठीक है, सबसे पहले 1290 से 96 जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। और देन उसके आफ्टर जो हुआ वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिसका कार्यकाल था 1296 से 1316। इसके बाद कुछ समय के लिए ही, थोड़े समय के लिए ही शिहाबुद्दीन उमर खिलजी गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसके बाद जो अगला उत्तराधिकारी होता है वो होता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि तीसरा हम कह सकते हैं कि इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। और जो अंतिम शासक हुआ वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, और इसकी हत्या गाजी मलिक के द्वारा कर दी जाती है। और इसके राज सिंहासन को समाप्त करके ये खुद गाजी मलिक के पक्ष में अपनी गद्दी जो है त्याग देता है और उसको गद्दी प्रदान कर देता है। और फिर एक नए वंश तुगलक वंश का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से विशेष रूप से हम लोगों को जो पढ़ने हैं वो पढ़ना है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, थोड़ी सी बातें हम मुबारक खिलजी के बारे में भी जानेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट तुगलक वंश पर पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पढ़ते हैं।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो पूरा कार्यकाल था वो था 1290 से 1296, ठीक है। और इसे खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, जो बातें आप लोगों को अब तक मालूम हो चुकी हैं। इसके बाद करते हैं प्रारंभिक जीवन की। इसका जो प्रारंभिक जीवन था वो एक सैनिक के रूप में इसने अपना जीवन प्रारंभ किया था बलबन के समय। और बलबन के समय ही बलबन ने इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत मंगोलों से लड़ने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया था। और इसने बड़ी ही बखूबी से मंगोलों से भारतीय सीमा की रक्षा भी की थी, ठीक है। तो इसमें योग्यता की कोई कमी नहीं थी और योग्यता के बल पर उन्नत करते हुआ जलालुद्दीन सेना नायक से सूबेदार बन गया था। जो मैंने बताया उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का ये सूबेदार बनाया गया था। जब कैकुबाद सुल्तान बना तो इसके समय ये आरिजे मुमालिक यानी कि सैन्य प्रमुख, जो सैन्य विभाग होता था, दीवाने अर्ज, जिसकी स्थापना किसने की? बलबन ने की थी। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो उस दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो आरिजे मुबालिक कहलाता था। और कैकुबाद के समय ये आरिजे मुबालिक के पद पर पहुंच गया। तो यानी कि उसमें योग्यता की जरा भी कमी नहीं थी, सैन्य क्षमता की बिल्कुल कमी नहीं थी। और इसी समय उसको एक उपाधि भी दी जाती है शाइस्ता खां की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यारोहण की। तत्कालीन शासक कैकुबाद एवं कैमुअर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में किलो खरी में स्वयं को शासक घोषित कर देता है। इसमें हुआ क्या था कि कैकुबाद को लकवा लग गया था, जिसकी वजह से था तो शासक कैकुबाद ही, लेकिन शासन संचालन कैमुर्स कर रहा था, ठीक है। इसलिए दोनों को उसने अपने जो भी उसके प्रमुख साथी थे उसके पक्ष में थे उन लोगों के द्वारा उनकी हत्या करवा देता है। कैकुबाद को किसी नदी में फेंकवा देता है और इस प्रकार से 1290 में वो जो है किलो खरी में अपने स्वयं का राज्याभिषेक करवा देता है और खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है किलो खरी, ठीक है। एक बलबन का कैकुबाद का महल था किलो खरी, ठीक है। तो इस महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। सीधा सा क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। और इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था में, तो याद रखना दिल्ली का सबसे बूढ़ा सुल्तान जो गद्दी पर बैठा वो भी यही था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा सुल्तान भी जलालुद्दीन खिलजी था। 70 वर्ष की इसकी उम्र हो चुकी थी, ठीक है। 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी इसको प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजधानी। तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलो खरी के महल में हुआ और इसने अपनी राजधानी किलो खरी को ही बनाया था, ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? किलो खरी को बनाया था। और फिर जब बाद में ये दिल्ली आ जाता है तो फिर इसकी राजधानी जो है दिल्ली हो जाती है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रारंभिक खिलजी वंश के खिलजी क्रांति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की कुछ प्रारंभिक बातों के बारे में, वो किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की गद्दी प्राप्त करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। ये सारी बातें जानने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जलालुद्दीन खिलजी की समय की जो प्रमुख घटनाएं थी उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।